नमस्कार, मैं हूं मनोज। और आज के हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि जो विदेशों के बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हुए, बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया उनकी तुलना हमारे बहुत पुराने वेदों और ग्रंथों से हो जाती है। उनके जो कॉन्सेप्ट हैं उनकी जो थ्योरी है वो हमारे वेदों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो आज हम इसी के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। कल के वीडियो में हमने जो ऋग्वैदिक काल था, जो ऋग्वेदा थे, उनमें वर्ण व्यवस्था के बारे में समझा था। और आज हम एक महान मनोवैज्ञानिक मैस्लो के बारे में समझते हैं कि उन्होंने क्या थ्योरी दी थी और आजकल इस थ्योरी पे कैसे कैसे लोग काम करते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, उसके बारे में हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ थी, जो अब्राहम मैस्लो थे, ये एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं हेरिकेरी ऑफ नीड्स, यानी आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत। यानी कि इन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया, इसीलिए इसको पदानुक्रम बोलते हैं। और इन्हें नीड की थ्योरी दी, आवश्यकता का सिद्धांत बताया। और इस सिद्धांत पे आज बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। और हमारे वेदों ने किस चीज़ का सिद्धांत बताया? पुरुषार्थ का, यानी पुरुषार्थ के बेसिस पे इन्होंने वर्ण व्यवस्था किया। जो पुरुषार्थ होता है, यानी मानव की जो स्ट्रेंथ होती है, जो शक्ति होती है, वो अंदर से बहुत ज़्यादा होती है, बस उसको निकालने की ज़रूरत होती है। किसी की शक्ति को हम निकाल पाते हैं, किसी की शक्ति को हम नहीं निकाल पाते। बहरहाल बात ये है कि अलग अलग इंसानों में जो स्ट्रेंथ होती है उनकी अलग अलग होती है। दूसरी चीज़ क्या है? एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है इसमें, वेदों का बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है आश्रम कॉन्सेप्ट, यानी आश्रम की व्यवस्था है उसमें, आश्रम पद्धति है, और वो भी हमारे जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो हम एक बार इनके सिद्धांत समझेंगे, अब्राहम मैस्लो का। और उसके साथ साथ में हम पुरुषार्थ का भी कॉन्सेप्ट समझेंगे, जो वर्ण व्यवस्था है, यानी अपने पुरुषार्थ स्ट्रेंथ के हिसाब से लोग अपने अपने स्कोप में जा सकते हैं। वो शादी भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो एक इंसान कर सकता है। और इसी के बारे में इनमें भी बताया गया है। तो इन पे लोगों ने कंपेरिजन किया और कंपेरिजन करके स्टडी निकाली, तो बिल्कुल वैसा ही मिला जैसा अब्राहम 1962 में बता रहे थे। तो हम इसको समझते हैं। अब हमारे समाज में क्या है कि गलत चीज़ों को हर कोई बताता है, और जो सही चीज़ें होती हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, जिनसे हमें सीखने को मिलेगा, वो कोई नहीं बताता। बहरहाल इसको अब आज के समाज में हर कोई जानता है। और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं देश में और विदेशों में भी, वो इस मैस्लो के थ्योरी पे काम करती हैं। और हमारी जो आश्रम व्यवस्था थी वो कितने सालों के पहले हुई थी? 5000 साल पहले लगभग। और ये वाला ज़्यादा से ज़्यादा भी 100 साल पुराना भी नहीं, क्योंकि 1962 में ये हुआ था और अभी 2062 नहीं आया है, तो 100 साल भी नहीं हुए। तो हम इसको समझते हैं, ये लगभग 60-62 साल पहले की बात है, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि जो मैस्लो की थ्योरी थी, मैस्लो का सिद्धांत था, वो क्या था। और इन्होंने एक पिरामिड के रूप में बताया और इसका पदानुक्रम सिद्धांत दिया नीड्स का। अब इंसान की इन्होंने क्या बताया कि इंसान की जो सबसे पहली नीड होती है और सबसे जो बेसिक नीड होती है, इसको बेसिक नीड भी क्या, वो होती है साइकोलॉजिकल नीड, यानी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता होती है उसकी। इंसान को सबसे पहले क्या चाहिए? उसको जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, खाना चाहिए, सेक्स चाहिए, और ये उसकी बेसिक चीज़ है। इसके बिना इंसान रह नहीं सकता है, और ये उसकी नीड्स होती है। और बहुत सारे लोग, इन्होंने क्या बताया कि ये जो चौड़ा बताया, जो पिरामिड इन्होंने बताया, वो नीचे से चौड़ा बताया। बहुत सारे लोग होते हैं इस वाली नीड से ऊपर निकल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इसी में रह जाते हैं और उनकी सोच इतनी होती है, वो खाने पीने में रह जाते हैं। और उनका क्या होता है, उनकी सामर्थ्य उतनी ही होती है, वो उसके आगे नहीं निकल पाते और उसी में रह जाते हैं। 90% लोग इन्होंने बताया कि इसी में रहते हैं ज़्यादातर लोग, और इससे आगे नहीं निकल पाते हैं। इसके बाद में जब ये हमारी ये चीज़ें पूरी हो जाती है, हमको भोजन मिल जाता है और हमें खाना मिल जाता है और हमें सेक्स मिल जाता है, ये बेसिक चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोगों ने इसको यहाँ पे बताया जो बेसिक नीड में, और बहुत सारे लोगों ने इसको इसके ऊपर बताया, बाद में बताया। और इस पर बहुत सारे अपवाद हैं, बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया कि ये चीज़ें यहाँ नहीं होनी चाहिए। अब किसी इंसान को अगर खाना मिल गया, उसको कपड़े मिल गए, शेल्टर मिल गया, आवाज़ मिल गया, ये चीज़ें मिल गई, तो उसको और फिर उसके आगे क्या चाहिए? अब उसे जब कई चीज़ें उसके पास आ गई तो उसको सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी नीड रहती है कि हमारे पास ये सब चीज़ें हैं लेकिन हम सुरक्षित नहीं हैं। अब ये सिक्योरिटी बहुत सारी चीज़ों की हो सकती है, वेल्थ की हो सकती है, उसके अपने स्वास्थ्य की हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ों की हो सकती है।
और ये चाहिए। और यहाँ से भी बहुत कम लोग इस स्टेज में पहुँचते हैं। जो 10% लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, इससे 90% इधर ही रह जाते हैं। इनके जो है 10% लोग ही आगे जाते हैं, बाकी के लोग पीछे छूट जाते हैं। और उसके बाद में जब इनके पास में सुरक्षा हो जाती है तो इनकी लव्स नीड्स होती है, यानी जो प्रेम वाली, यानी लोगों से भाव व्यवहार जो होता है, यानी इनको एक परिवार चाहिए और ये अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं। लोगों से मित्रता चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए, फ्रेंडशिप को बढ़ाना चाहते हैं और ये नीड्स होती है। उसके बाद में जब इनको ये मिल जाता है, और यहाँ भी बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं यहाँ तक, वो नीचे ही रह जाते हैं और वो आगे के बारे में समझ ही नहीं पाते हैं। और ये उसके बाद में उनको सेल्फ स्टीम नीड्स होती है। इसका मतलब क्या होता है, जब ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, सिक्योरिटी मिल जाती है, जो उनकी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड होती है, ये मिल जाता है, और उनको उनका परिवार भी मिल जाता है, समाज में जान पहचान हो जाती है, तो उनको रिस्पेक्ट की ज़रूरत होती है। कुछ हम ऐसा करें कि हमें लोग सम्मानित करें, हमको गुड मॉर्निंग बोलें, हमको गुड इवनिंग बोलें, और लोग हमें मतलब ऐसे प्यार की निगाहों से देखें। उसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में जब इनको सेल्फ स्टीम मिल जाती है, वो सम्मानित होने लगते हैं, और जब इनको सम्मान मिलता है तो अपने जो जो चीज़ें उन्होंने गेन किया है उसके बारे में और लोगों को बताते हैं। और जब ये और लोगों को बताते हैं तो इनको एक अवस्था इनकी ऐसी आती है जब इन लोगों को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मिल जाता है, यानी आत्मबोध हो जाता है, और इनको पता चल जाता है कि हमको जीवन में क्या करना था, और इनका मन शांत हो जाता है। और इन अवस्थाओं में जो लोग रहते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वो लोग ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी क्या होता है कि ये हुआ और कभी लॉस हो गया तो वो लोग नीचे आ गए। और जब यहाँ तक, ये दुनिया के 1% लोग ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन और बहुत सारे लोग, महात्मा गांधी, ये सब लोग ऐसे लोग हुए हैं जो लोग यहाँ तक पहुँच गए और बाकी लोग नीचे ही रह गए। तो ऐसा क्यों होता है, उनकी नीड होती है और वो स्टेप बाय स्टेप जो है अपने अपर लेवल तक पहुँचते हैं। अब इसको और सरल भाषा में हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़का अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद में किसी नौकरी के लिए जाता है, किसी जॉब में जाता है, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, बहुत सारी जो संस्थाएं हैं इसी बेसिस पे काम करती हैं। जब वो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो उनका ये होता है कि हमें क्या चाहिए, हमें इतना पैसा तो कम से कम दे दीजिए जिससे हमारा खाना और रहना चल जाए, यानी कि हमारी जो बेसिक नीड है ये चीज़ें चल जाएं। तो ये साइकोलॉजिकल नीड होती है, और वो बोलते हैं, कंपनियां इनको क्या करती हैं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो स्टाइपमेंट देते हैं। इसका मतलब यही तो होता है, इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। और उसके बाद में जब इनको अपना एम्प्लॉय अच्छा लग जाता है तो बोलता है कि अब हम छोड़ देंगे, हमारा इतने में काम नहीं चलता है, तो वो बोलता है कि अब हम आपको कुछ सुरक्षाएं दे देंगे, सुरक्षा दे देंगे, सिक्योरिटी दे देंगे। उनमें क्या आता है, ये कंपनियां क्या करती हैं, इनको जो इनके एम्प्लॉय होते हैं उनको पीएफ करवा देती हैं और ईएसआई करवा देती हैं, बहुत सारी मेडिकल बीमा करवा देती हैं, सैलरी के हिसाब से ईएसआई करवा देती हैं। और ये सब करवाने के बाद में उसको सुरक्षा मिल जाती है, सुरक्षित महसूस करता है। जब इतना कुछ मिल जाता है और उसको लोग कन्फर्मेशन कर देते हैं, यानी अब वो कंपनी का एम्प्लॉय हो गया है, वो काम करने लायक है, उसको कंपनी में सुरक्षा भी दी गई, तो इनको और लालच दी जाती है। अब ये किस चीज़ का लालच रखते हैं, इनको प्रेम चाहिए, मतलब जो ये काम कर रहे हैं उसके लिए इनको सम्मान चाहिए। जब ये क्या करते हैं, महीने भर काम करते हैं और इनको बेस्ट एम्प्लॉय के रूप में चुना जाता है, तो ये बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमको जो है ये चीज़ मिली है, तो इनको प्रेम चाहिए। उसके बाद में फिर क्या होता है कि ये अपने अनुभवों को लोगों के साथ में शेयर करते हैं, और इनको जब ये चीज़ें, दोस्त मिल जाते हैं, मित्रता मिल जाती है, तो ये क्या करते हैं, इनको आत्मसम्मान चाहिए। अब ये कैसे मिलेगा, ये जब लोग इनको बहुत बड़े लेवल पे होते हैं और लोग गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और ये सब बोलने लगते हैं, तो इनको लगता है कि हमारी वैल्यू है। और बहुत लोग दिखावे में भी बोलते हैं, जब ये उस लायक नहीं होते हैं तो वो लोग दिखावे में बोलते हैं, और ये मिलता है। उसके बाद में जीवन का एक ऐसा स्टेप आता है जब इनको महसूस हो जाता है कि मेरा जीवन शायद इसी के लिए था और हम इसी की चाह में थे। और बहुत सारे लोग ये बोलते रहते हैं, जो अपने दोस्त मित्र होते हैं, कि मतलब काम तो हम कर रहे हैं लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसी की तलाश में तो होते हैं। लेकिन ये सारे लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाते क्योंकि उनमें उतनी ज़्यादा क्षमता होती ही नहीं है। और बहरहाल, अगर मान लीजिए आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलना है, कोई काम करना है, तो आपको ये वाला फार्मूला फॉलो करना होगा, और यही है। और ये हमारे जीवन, नॉर्मल जीवन पे भी लागू होता है। अगर कोई इंसान पहले क्या चाहता है, उसको कपड़ा, रोटी, मकान ये सब चाहिए। उसके बाद में वो क्या करता है, उसको सिक्योरिटी नीड होती है, उसको कोई सुरक्षा दे। और सुरक्षा कौन देता है, उसका जो राज प्रशासन, ये सब चीज़ें होती है, सुरक्षित रहता है, उसके घर में चोरी ना हो, उसने जो वेल्थ इकट्ठा की है उसके गायब ना हो। और वेल्थ कहाँ से इकट्ठा होता है, जब वो लोग काम करते हैं तो काम करने की वजह से होता है। फिर बाद में वो एक समाज बनाता है और अपना परिवार बनाता है। परिवार बनाने के बाद में फिर से उसको समाज में वो अपना नाम करना चाहता है, सेल्फ एस्टीम मिलती है। और एक समय ऐसा आता है जब वो महसूस कर लेता है कि हमारा काम यही था, हमारे जीवन का उद्देश्य यही था। तो ये मास्लो की
हेरिकी है, नीड का सिद्धांत है, पदानुक्रम का सिद्धांत है और ये बताता है। अब इसी के साथ में हम पुरुषार्थ को समझते हैं जो हमारे वेदों में बताया गया है, और हम जो हमारे वेदों में वर्णों की व्यवस्था की गई है, जो वर्ण व्यवस्था की गई है, यानी सारे इंसानों को 4 ग्रुप में बांट दिया गया है। पहला जो है वो है शूद्र, और दूसरा है वैश्य, और तीसरा है क्षत्रिय, और चौथा है ब्राह्मण। और लोगों ने ब्राह्मणों को क्या किया है, सबसे ऊंचे स्थान पे रखा है, सबसे ऊंचे स्थान पे रखा है, और ये बिल्कुल फिट बैठती है। और यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं कि आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप में आराम से जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। वो आपकी अगर ताकत है तो आप अगले स्टेप में निकल जाइए। और आज का भी ये सिद्धांत है, अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, अपने आप को अगर आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ही आप आगे जाएंगे। अगर ये सोचेंगे कि मेरे लिए इतना ही है और आप आलसी बनेंगे, कुछ नहीं करना चाहेंगे, आपकी ज़रूरत नहीं होगी, आप कुछ नहीं करना चाहते तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है लाइफ के लिए, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है जो हमें प्रेरणा देती है कि हमें अपने जीवन में कैसे कैसे काम करना चाहिए तो हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ समझते हैं जो हमारी ये व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, और जो हमारी ये व्यवस्था है, सबसे पहले क्या होता है कि हम क्या है जीवन में प्लेजर ऑफ लाइफ चाहते हैं, सुख चाहते हैं। और हम सुख जब चाहते हैं तो यानी कि हम चीज़ों से प्रेम करते हैं, प्लेजर ऑफ लाइफ, अपने जीवन से मोह करते हैं, और उसमें हमें काम करना पड़ता है। गीता में इसकी परिभाषा को बहुत अच्छे से बताया गया है। तो ये कर्म है और इसको शूद्र से ये बड़ी किया गया है। अब जिसके पास कुछ नहीं रहेगा वही तो काम करेगा, लेकिन काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत निचले स्तर पे हैं, आप आगे नहीं जा सकते। अगर आप काम करेंगे और काम के बजाय जो अदर लोग काम करते हैं उससे थोड़ा सा अलग करेंगे, जब आप थोड़ा सा अलग काम करेंगे तो अगले स्टेप में चले जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, छात्र जीवन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। छात्रों का काम क्या होता है, केवल काम करना। जब वो काम करेंगे, अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे और अच्छी चीज़ें करेंगे तभी वो अगले स्टेप में जाएंगे। अगर वो पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं करेंगे तो आगे नहीं जाएंगे, वो फेल हो जाएंगे, अपने जीवन में असफल हो जाएंगे, और उनको आगे वाला जीवन उनका बहुत दुखमय होगा। वो इसी में हमेशा पड़े रहेंगे और उनको काम की जरूरत पड़ेगी। तो एक कर्म है और उसको शूद्र से रिप्रेजेंट किया गया है वहाँ पे। दूसरी चीज़ क्या है कि अर्थ। अब दूसरी जो कास्ट आती है, माफ कीजिएगा, दूसरा जो वर्ण आता है वो है क्या है, वैश्य है। अब वैश्य का मतलब यहाँ पे वेल्थ से है, संपत्ति से है या मटेरियल से है। अब आप जब और आगे जाएंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद में आप क्या करेंगे, पढ़ाई, स्कूल और कॉलेज हमारे क्या बोलते हैं, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। तो सेवा के लिए जाएंगे। जब आप सेवा के लिए जाएंगे तो क्या करेंगे, कुछ काम करेंगे, और जब कुछ काम करेंगे तो आप धन अर्जित करेंगे और मटेरियल अर्जित करेंगे। तो मटेरियल और वेल्थ का मतलब यही है, अर्थ से होता है, और आप अर्थ वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे और आप बहुत सारी चीज़ें गेन करेंगे। और जो लोग व्यापार करते हैं वो क्या करते हैं, मटेरियल और वेल्थ पे ही तो वो लोग काम करते हैं, तो उनको वैसे कहा गया है यहाँ पे, और इस वाली व्यवस्था में वो लगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी क्षमता यही होती है। तो क्षमता क्यों यही रखना, कर्म के लिए क्यों रखना, अपने आप को स्टार्टिंग से डेवलप करना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। और कहाँ जाना है, मोक्ष तक। मोक्ष का मतलब यहाँ ब्राह्मण से है, और ब्राह्मण ही बनना है। क्यों नहीं बनना है, उनकी बुराइयां नहीं करनी है, उनसे लर्निंग करना है। अगर जिन ब्राह्मणों को आप बहुत उच्च मानते हैं तो आप उच्च कैसे बन पाएंगे। अब बहरहाल बहुत सारे लोग इनको नीचा दिखाने के लिए, और नीचा नहीं दिखाएंगे तो ऊपर कैसे रहेंगे, ये भी एक प्रिंसिपल है। लेकिन क्यों, अगर अपने आप को उच्च करने के लिए आपको ऐसा करना होगा। तो अर्थ में आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप गेन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें डोनेट करते हैं। और तीसरा जो है धर्म। अर्थ के बाद में धर्म की बारी आती है, और इसका मतलब होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आपकी जिम्मेदारी है और जो आपके समाज के प्रति जिम्मेदारी है, जो आपको अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी है, वही तो धर्म है। कर्म के बाद में आप क्या करेंगे, धर्म करेंगे। और क्षत्रिय को धर्म से तौला गया, यानी वो धर्म के पार्ट हैं, और यहाँ पे उनकी क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। अगर वो राजा हैं तो उनके अपने राज्य के लिए जिम्मेदारी है। अगर वो किसी सेना में लड़ाई करते हैं तो उनको सुरक्षा देना ही काम है, और ऐसे लोग सुरक्षा देते हैं। और दूसरे लोग क्या है, ये बात करते हैं कि मोक्षा की बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन, यानी उनको आत्मज्ञान हो जाता है, वो अपने आप को रियलाइज, आत्मबोध जिसका मतलब होता है, और वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, और ये ज़्यादा अपने आप को संपन्न पाते हैं। और ऐसे लोग 1% ही हैं। अभी आजकल जो ये जातियों के आधार पर इसको देखा जाता है, ब्राह्मणों की संख्या भारत देश में लगभग 3% बताई जाती है। लेकिन जो असली ब्राह्मण हैं और जिनको ज्ञान की प्राप्ति है, ऐसे लोग बहरहाल बहुत बिरला मिलते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, उनका काम है। अब ये चीज़ें सीख करके ये क्या करेंगे, ये अपने समाज को, जब इनको आत्मबोध हो जाएगा तो इनको बताएंगे कि हमने ऐसा किया। बहुत सारे लोग ऋषि महात्मा मुनि हुए हैं जो एक बार ज्ञान ग्रहण करने के बाद में, आप महात्मा बुद्ध का एग्जाम्पल ले लीजिए, उन्होंने समाज को क्या किया है, प्रेरित किया है कि आप कैसे कैसे क्या क्या करेंगे
तो आप इस स्टेप से अगले स्टेप में चले जाएंगे। ये चीज़ें हैं और ये हमारी वेदों में बहुत पहले कही गई थी। तो शूद्रा का मतलब यहाँ कर्म से है, अर्थ का मतलब वैश्य से है, धर्म का मतलब क्षत्रिय से है और मोक्ष का मतलब यहाँ ब्राह्मण से है। यानी आप अपने जीवन का उद्देश्य पता चल गया है, पर्पज पता चल गया है। तो ये गोयल का प्रिंसिपल है, यानी जो आपका टारगेट है अचीव टू 100% विद द क्वालिटी के साथ में आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, अपने आप को आगे ले जाएंगे। और यही सिद्धांत क्या है। और ये हमारे धर्मों में आज के 3-4 हज़ार साल पहले ही बता दिया गया था और इसको लोग समझ नहीं पाते हैं, इसको लोग विवादों की जड़ बताते हैं। और ये बहुत प्यारी व्यवस्था थी। आगे हमने जिक्र किया आश्रम व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था के बारे में तो हमने पीछे बताया था। ये भी आश्रम व्यवस्था जो है वेदों की बहुत अच्छी व्यवस्था है। आश्रम सिस्टम इन अ वेदा, ये भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। अब इसमें 4 अवस्थाएं होती हैं और मानव जीवन को यहाँ लगभग 100 साल के आसपास बताया गया है। हो सकता है उस समय के जो आदमी रहे हों वो क्या करते हों, वो 100 साल जीते हों। आज के आदमी की औसत आयु जो बताई जाती है साइंस के द्वारा 70 ईयर्स बताई जाती है। कोई इसके थोड़ा सा ज़्यादा भी जी जाता है, कोई इससे कम, या कोई बिल्कुल भी नहीं जी पाता, अलग अलग है। लेकिन औसत उम्र आदमियों की क्या है, ये है आपकी 70 साल। अब 70 साल को अगर हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो इनका ड्यूरेशन जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा और वो लगभग 17 साल 17.5 ईयर्स के आसपास में बैठेगा। इसके आसपास में आएगा 17.5 ईयर्स के आसपास में। मतलब इतने इतने करके इन वर्षों को बांटना पड़ेगा क्योंकि अब जो एज रह गई है वो 70 ईयर्स के आसपास में रह गई है। पहला जो है ब्रह्मचर्य आश्रम। ये क्या है, हमें ज्ञान लेने की अवस्था है हमारी। जब हमारा बचपना होता है, जो स्कूलिंग लाइफ होती है, हम यहाँ ज्ञान अर्जित करते हैं। और इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं और जो ह्यूमन बींग्स का जो अर्ली स्टेज होता है, यहाँ पे किसी और चीज़ में ना लगा के, किसी और चीज़ों की तरफ ना भाग के, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए और आने वाले जो अगले जीवन है, बाकी के जो 75 ईयर्स हैं, वो हमारे अच्छे रहें। क्योंकि अर्ली लाइफ होती है वही बनने की एज होती है और यहाँ इसके बारे में बताया गया है। और ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, ये लड़कों की पढ़ाई लिखाई की एज होती है। और इसके बाद में बहुत सारे लोग होते हैं जो 25 साल के नीचे की एज में गृहस्थ आश्रम में आ जाते हैं, एक्सेप्शनल केस सब में है। और ये क्या होता है, अपने जीवन में बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि इन लोगों ने इसकी स्टडी सही से करी नहीं। इस अवस्था से निकल के अगली अवस्था में आ जाते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं। और ये वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम का मतलब ये होता है कि ये जंगलों में जाने की, माफ कीजिएगा, जो गृहस्थ आश्रम होता है उसका मतलब होता है कि अब आप जो पढ़ाई लिखाई किए हैं इसका एप्लीकेशन का एज, इसको आप अप्लाई करेंगे। और अप्लाई कोई परिवार चलाएगा, कोई देश चलाएगा, कोई राज्य चलाएगा, कोई डिस्ट्रिक्ट चलाएगा, अलग अलग काम करेगा। और जो उसने सीखा है वो अपने लोगों के साथ में वो लोग वो चीज़ें बांटेगा, उस चीज़ों का निर्वहन करेगा, अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। और कैसी अवस्था आएगी जब इससे निकलने की अवस्था आएगी। अभी बहरहाल बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में जो रिटायरमेंट की एज है 62 ईयर्स के आसपास में है और बहुत सारे प्राइवेट जॉब में 58 ईयर्स के आसपास में। तो ये जो गृहस्थ आश्रम है, यानी जो आपकी जॉब वाली लाइफ है जिसमें आप काम काज करेंगे, उससे आप बाहर निकल जाएंगे, वहाँ से बाहर निकलेंगे। और उसके बाद में आप वानप्रस्थ आश्रम में चले जाए। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब ये है कि जंगलों में चले जाना नहीं है। जो अपने जीवन में आपने अनुभव गेन किया है, जो आपने पाया है, और ज़रूर आपने कुछ ना कुछ पाया होगा, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं पाया है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी। तो वो जो मिलने वाली चीज़ें हैं उनको आपको दूसरों के साथ शेयर करना है और ऐसी अवस्थाओं में आपको लोगों को ज्ञान देना है। कुछ ना कुछ तो आपने इकट्ठा किया होगा अपने जीवन में। बहुत सारे सोचते हैं कि ये मेरी अवस्था जो रिटायरमेंट के बाद में है, ये क्या है, इसके बाद में हमें मतलब ये करना चाहिए, बहुत सारी काम करना चाहिए, बहुत सारे रोजगार भी कर लेते हैं रिटायर होने के बाद में। वो रोजगार करने वाली अवस्था नहीं है आपकी वो अवस्था है लोगों को ज्ञान देने की, लोगों को बारे में बताए। तो ये वानप्रस्थ है। और उसके बाद में अगर आप जिंदा रह जाते हैं तो ये एज हमने इतनी बार बांटी थी, तो इसको हमें वो बोलना पड़ेगा लगभग 17 ईयर्स, और इसको बोलना पड़ेगा 35 ईयर्स, और इसको बोलना पड़ेगा हमें लगभग ये 52 है इसके आसपास में, और इसको हमें बोलना पड़ेगा मतलब 70 ईयर्स या उसके ऑनवर्ड्स की जो अवस्था होगी अगर हम जिंदा रहते हैं। तो हमारा संन्यास आश्रम है, यानी ये समय हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए ख़त्म करना चाहिए। और मोक्ष प्राप्ति के लिए करना चाहिए यानी अपने जीवन की वो अंतिम अवस्था जिसमें हमें आत्मबोध होगा और हम ये जान पाएंगे कि जीवन का असली मकसद क्या था। और ये सब सारे काम करने के बाद में शायद जब हमारी जीवन की अंतिम अवस्था हो तो हम असली चीज़ों को समझ भी जाएं। और अगर हम गलत काम कर रहे होंगे तो हमको पछतावा जरूर होगा कि शायद ये चीज़ हमने गलत की है,
हमें नहीं करना चाहिए था। दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने अर्ली अवस्था में संन्यास के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जब वो संन्यास के लिए निकलते हैं तो डायरेक्ट उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। पहले तपस्या करते हैं, यानी शूद्रों का काम करते हैं, कर्म करते हैं, और कर्म करने के बाद में उनमें कुछ ताकत आती है और वो क्षत्रिय बनते हैं। और क्षत्रिय उनमें कुछ गेनिंग भी होती है, जो गेन होता है वो ज्ञान होता है, और ज्ञान ही उनकी वेल्थ होती है। जो साधु महात्मा है उनके पास में क्या है, उनके पास ज्ञान ही है और बाकी कुछ नहीं है। अगर हमने उनको कुछ दे दिया तो उनके पास में कुछ है, और अगर नहीं दिया तो उनके पास कुछ नहीं, क्योंकि वो कुछ ऐसा काम नहीं करते जिनसे उनके पास वेल्थ आए, अर्थ आए। तो उन्हें कुछ ना कुछ डोनेट हमें करना चाहिए, जो उनकी बेसिक नीड है, जिससे वो जिंदा रह सकें और हमें अपने ज्ञान हमें वो अपने ज्ञान को बांट सके जो उन्होंने गेन किया है, और समाज के लिए अच्छा काम कर सके। तो ये सब सारी बातें हैं जो हमारे वेदों में बहुत पहले लिखी गई थी। बहरहाल जो हमारे नेता हैं, जो हमारे लीडर्स हैं हमारे देश के, वो लोगों को फोड़ने के लिए, क्योंकि उनको वोट कैसे मिलेगा, वो काम नहीं करते हैं, वो कामों पे उतना ध्यान नहीं देते और उतना काम कर भी नहीं पाते हैं। वैसी स्थिति नहीं रहती है, वो लोगों को तोड़ने का काम करते हैं और पुरानी चीज़ें बता बता के लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, जिनसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सके। और अच्छी चीज़ें कोई नहीं बताता है। बहुत सारे लोग गलती से मुंह से उनके निकल जाता है, पब्लिक को आश्चर्यचकित होता है कि कैसे बोल गए। तो ये है, ये था मैस्लो का सिद्धांत, और ये बगल में उसके था हमारे वेदों का सिद्धांत, जिसमें आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ वाली व्यवस्था, जिसमें बर्ड व्यवस्था कहते हैं, हमने उनमें कंपेरिजन करके बताया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद। तुरंत जय हिंद।